गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। क्या हालचाल? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज होने जा रही है एक बहुत ही मजेदार क्लास। केवल और केवल आधे घंटे से कम समय में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं पूरी क्लास 10th की फिजिक्स की। और इस क्लास में मैं आपको एक पूरा कंप्लीट रिवीजन देने वाला हूं और ये वीडियो युगों युगों तक काम आएगी। आज से सैकड़ों साल करोड़ों साल बाद तक काम आती रहेगी, क्योंकि क्लास 10th के लिए सिलेबस अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है। बदल भी जाएगा तो जो टॉपिक आज हम लोग पढ़े रहेंगे वो टॉपिक कभी भी बदलने वाले नहीं। तो करोड़ों साल की वीडियो आज बनने जा रही है और केवल आधे घंटे से कम समय में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एग्जाम के रिगार्डिंग या एग्जाम को लेकर के पूरी वीडियो बनाई गई है। तुम्हें अगर एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करना है तो ये वीडियो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। तुम्हारे रिवीजन को समझ लो कि 25 मिनट या फिर 30 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा रिवीजन होने वाला है चैप्टर का। चलो, आज इस क्लास में हम लोग फॉर्मूला बायस रहेंगे कि हम लोग जितने फॉर्मूले पढ़े हैं कॉन्सेप्चुअली हम लोग नहीं लिखेंगे, केवल केवल फॉर्मूला लिखते जाएंगे, लेकिन मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट रिकॉल कराता जाऊंगा। तो फिजिक्स की अगर मैं आपको बात करूं तो केवल 4 चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिक्स में हमें पढ़ने होते हैं। पांचवा चैप्टर आपका जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है वो थ्योरेटिकल चैप्टर होता है और कॉमन चैप्टर होता है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं अपने से। तो केवल और केवल 4 चैप्टर को कंसिडर करते हैं जिसमें से एक चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। वो कौन सा चैप्टर है? बिल्कुल सही, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है। उम्मीद करता हूँ ऑडियो और विजुअल वीडियो क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छी होगी, आप मुझे अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं और मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। अगर दोनों ही चीजें अच्छी हैं और मेरी बात तुम तक पहुंच रही है, तुम मुझे समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो वीडियो को शेयर कर दो और लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुमने यहाँ पर नए हो तो। देखो, बहुत मजा आने वाला है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि तुम्हें अगर फिजिक्स को समझना है, वो भी और फिजिक्स से प्रेम करना है, तो हमारी वीडियो को जरूर देखो। बहुत सारी वीडियोस फ्री में इस चैनल असिया फाउंडेशन पर डाली जा रही हैं और आपके आने वाली क्लासेस के लिए क्लास 11 क्लास 12 इवन उसके बाद भी LIC की तरह जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ना, तो जिंदगी के बाद नहीं, क्लास 10th के साथ भी और क्लास 10th के बाद भी, इवन क्लास 12th के साथ भी और क्लास 12th के बाद भी हम यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। ये चैनल यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि आज होने जा रही है एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्लास। चलो, क्लास को शुरू करते हैं। बहुत सारी बातचीत हो गई, कुछ ज्यादा ही बात हो गई, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर हम लोग बात करने जा रहे हैं आज है वो है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। देखो, चैप्टर के ओरिएंटेशन मैंने थोड़े से अपने हिसाब से बदल दिए हैं ताकि जहां पर ज्यादा फॉर्मूला है उसे हम पहले कवर कर सके, जहां पे कम फॉर्मूला है उसको हम लोग लास्ट में बात कर सके। तो पहला जो चैप्टर मैं कंसीडर करने जा रहा हूं वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो पहला कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में आता है वो क्या आता है? वो था चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज कितने प्रकार के थे? चार्ज कितने टाइप के थे? चार्ज थे 2 टाइप के। मैंने आपको क्या बताया था? चार्जेस आर 2 टाइप्स। चार्ज थे 2, एक था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव। देखो, अगर तुम्हें कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है, मतलब पूरी वीडियो पढ़नी है, तो इसके बेस पर मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है ना। क्लास 10th फिजिक्स का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से तुम पूरा फिजिक्स पढ़ सकते हो। और बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है, बहुत ही कम समय, मैक्सिमम 10 आवर की पूरी वीडियो होगी, तुम्हारी पूरी फिजिक्स कंप्लीट होगी। वन शॉट वीडियोस बनाए हुए हैं। वन शॉट वीडियोस के कारण तुम एग्जाम में बहुत जल्दी से सारी चीजें पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, तो तुम उस वीडियो को देखोगे, सारी चीजें समझ जाओगे। इतना आसानी से, इतनी सरलता के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है। चलो, बात करते हैं। सबसे पहला क्या है? चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? मतलब सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज ना। तो स्मॉलेस्ट चार्ज हम लोग बात करते हैं। स्मॉलेस्ट चार्ज होता है ई का चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई इज इक्वल टू -1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि अगर चार्ज पिकनिक पे जाएगा तो पिकनिक पे कभी अकेला आधा नहीं जा सकता है। एक जाएगा, दो जाएगा, चार जाएगा, 10 जाएगा, 16 जाएगा, 20 जाएगा, 100 जाएगा, 1000 जाएगा, लेकिन कभी भी आधा, डेढ़, ढाई नहीं जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई। क्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने आपको? एन ई, जहां पर एन होता है इंटीजर नंबर और ई इसकी वैल्यू है, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम। दूसरा, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है ना, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। देखो, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट
तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने बताया था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जिस तरीके से बहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो आई का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था, आई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में टी। फिजिक्स में याद रखना, कभी भी अगर किसी चीज का रेट पूछता है हमसे कि कोई चीज की कितने रेट से बह रही है, तो उसके लिए हमेशा उसको टाइम से डिवाइड करते हैं ना। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां पर क्यू क्या है, चार्ज है, और टी क्या है, टाइम है। अच्छा, आई का यूनिट क्या होता है, करंट की यूनिट तुम्हें अगर मुझे बतानी है तो करंट की यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट होगी एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, जिसे आप किसे रिप्रेजेंट करते थे, ए से। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट हमेशा बहती है कहां से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अगर हमारे पास बैटरी है, बैटरी में एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तो प्लस से कहां जाएगी, माइनस की तरफ। कहां से कहां तक, प्लस से माइनस की तरफ। दूसरा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ा इसके बाद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से, कहां से, इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास लाएंगे, तो उसमें लाने में लिए हमें क्या कुछ लगाना पड़ेगा, हाँ क्या लगाना पड़ेगा, वर्क, वर्क लगा करना पड़ेगा। और अगर उस जिस चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो उस चार्ज पार्टिकल को आप क्या कहते हैं, या फिर उस वर्क डन को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V की वैल्यू क्या हो गई थी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। V की वैल्यू क्या हो गई थी, W अपॉन में Q। अगर यहीं पर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा V, डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा W। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसी चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन हमें करना होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सोचो, जैसे ये चार्ज पार्टिकल था, इस चार्ज पार्टिकल से यहां तक ला रहे हैं, तो यहां से यहां तक लाने के लिए जो हमने वर्क डन किया, चेंज इन वर्क डन, ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ होगा, किसको, चार्ज पार्टिकल क्यू को, उसी को हम लोगों ने किससे डिफाइन किया, पोटेंशियल से। पोटेंशियल की यूनिट क्या थी, यूनिट याद रखना बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत जरूरी बात है। बड़ी बात का सेंस मेरे यहाँ पे कहने से क्या है कि बहुत जरूरी बात है। तो इसकी यूनिट क्या थी, वोल्ट। इसकी यूनिट क्या थी, वोल्ट। अगर तुम्हें याद हो, इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कभी कभी वोल्टेज भी कह देते हैं, कभी कभी इसे क्या कह देते हैं, वोल्टेज भी कह देते हैं। चलो, इसी के बाद एक नई बात पढ़ी थी हमने, जो ओम साहब ने बताई थी। ओम साहब ने हमें क्या बताया था कि V इज इक्वल टू आई आर। ओम साहब ने क्या बताया था, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर V क्या है, V है पोटेंशियल, I है क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। इसी R को इन्होंने क्या माना था, कांस्टेंट माना था। R क्या है, रेजिस्टेंस। ये है आपका ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। इन्होंने R को क्या माना था, R है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को ही इन्होंने क्या मान दिया था, रेजिस्टेंस को इन्होंने माना था कांस्टेंट। रेजिस्टेंस को इन्होंने क्या माना था, कांस्टेंट। और इसी को लेकर के इन्होंने कहा था कि अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हैं तो ही ऐसा पॉसिबल होगा। तो नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या करते हो, बढ़ाओगे, तो बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, टेम्परेचर। चलो, थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं, कोई अगर कहीं पर लिखने में गलती हो रही है तो उसको अवॉइड करना। नेक्स्ट, इसका एक ग्राफ बताया था मैंने आपको, पीआई ग्राफ जिसे आप कहते हैं। अगर करंट यहाँ पर है और वोल्टेज यहाँ पर है, तो इसी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, इस ग्राफ का स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपॉन में I। तो ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस देता है। और ये ग्राफ हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसके बाद कहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ओम का नियम पढ़ लिया, रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी वायर की वो प्रॉपर्टी है, किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को रोकती है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। इसी रेजिस्टेंस को हम लोगों ने पहला पॉइंट बताया था कि रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हो तो रेजिस्टेंस घटता है। यहीं पर दूसरी बात हमने को ने क्या की थी कि रेजिस्टेंस इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हमारे पास कोई वायर है, उसका लेंथ ज्यादा बड़ा होगा किसी दूसरे वायर से जिसका लेंथ छोटा है, तो किस वायर का लेंथ, किस वायर का रेजिस्टेंस बड़ा होगा, जिस वायर की लेंथ बड़ी है उस वायर का रेजिस्टेंस बड़ा होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हम लोग तीसरी बात करें, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, उस वायर की मोटाई, जिसे आप क्या दिखते हो, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर वायर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर के उल्टा डिपेंड करता है। कैसा डिपेंड करता है, उल्टा। अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, क्योंकि कैसा डिपेंड कर रहा है, उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा। एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, 1 अपॉन एरिया। चलो, इन्हीं दो बात को, इस वाले को और इस वाले को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A।
एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है, एरिया ऑफ वायर। इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर रो क्या है भाई, यहाँ पर रो है रेजिस्टिविटी, यहाँ पर रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी, जिसे हिंदी वाले बच्चे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल क्या है, एल लेंथ ऑफ वायर है, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो, इस रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, उससे पहले हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट। तो इसके लिए यूनिट, यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी ओम। यूनिट होगी क्या, ओम। ओम का सिंबल ऐसा होता है, जैसे आप लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ओम लिखते हैं। अच्छा देखो, रेजिस्टेंस को, आर को क्या लिखा जा सकता है, आर को लिखा जा सकता है, आर को क्या लिखा जा सकता है, वी अपॉन में आई। आर को क्या लिखा जा सकता है, वी अपॉन में आई। तो वी अपॉन आई से इसकी यूनिट क्या लिखा जा सकती है, वोल्ट, वोल्ट पर एम्पियर भी लिखी जा सकती है इसकी यूनिट, वोल्ट पर एम्पियर। चलो अगली बात करते हैं, दूसरा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। चलो, अब अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस की बात कर लिया है, तो रेजिस्टेंस के बाद तुमने इसका कॉम्बिनेशन देखा था, क्या देखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो कॉम्बिनेशन होते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हों, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जुड़े हों, तो अगर ये R1 है और ये R2 है, इसी तरीके से तुम्हारे पास n रजिस्टर हो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर यहीं पर पैरेलल रजिस्टर्स हो आपके, कैसे रजिस्टर हो, पैरेलल, एक ऐसा हो और दूसरा ऐसा हो, तो ये है आपका R1। अगर हम लोगों ने इसको नाम दिया है क्या, R1, और ये है क्या, R2, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और डॉट डॉट डॉट। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे आप क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। ये है पैरेलल। और ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसे आप क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। चलिए, रेजिस्टेंस के बारे में अभी तक हम लोगों ने बात किया, क्या क्या बात किया हम लोगों ने, चार्ज से स्टार्ट किया, चार्ज के बाद हमने करंट की बात की, करंट के बाद हमने पोटेंशियल की बात की, पोटेंशियल के बाद हमने ओम्स लॉ की बात की, ओम्स लॉ के बाद हमने किसकी बात की, रेजिस्टेंस की बात की, रेजिस्टेंस किस किस चीज पर निर्भर करता है, हमने इसकी बात की, और उसके बाद हम लोगों ने बात किया रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पर। इसके बाद आइए, इसी के बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन। देखो, अभी हम लोगों ने एक पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि वोल्टेज होता है, क्या होता है, जो वोल्टेज होता है V, V होता है W अपॉन में Q, V होता है W अपॉन में Q। इसी को आप क्या लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू रिटन एज Q टाइम्स V, कि अगर हम लोग Q और V कर दे, Q और V का मल्टीप्लाई कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एनर्जी। देखो, वर्क डन और एनर्जी सेम चीजें होती हैं, वर्क डन और एनर्जी क्या होता है, सेम चीजें होती हैं। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहती है, तो जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी हमने चाहिए थी, तो वर्क ही एनर्जी होती है। तो W इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू की वैल्यू आप क्या जानते हैं, क्यू की वैल्यू होती है I टाइम्स टी। ये कैसे निकला, क्योंकि हमें पता है कि I होता है Q अपॉन टी, I होता है Q अपॉन में T, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I टाइम्स टी। चलो इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए IT यहाँ पर रखेंगे तो V पहले लिख देते हैं, VIT क्या हो जाएगा, VIT। ये किसका फॉर्मूला मिल गया, ये मिल गया फॉर्मूला हमें वर्क डन का। ये किसका फॉर्मूला मिल गया, हमें वर्क डन का मिल गया। चलो इसी फॉर्मूले में दो चीजें रखते हैं, हमें पता है V इज इक्वल टू IR, अगर V इज इक्वल टू IR रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो वर्क डन इज इक्वल टू IR होगा, तो यहाँ पर I से I मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। और अगर इसी में हम लोग I की जगह रख दें, I की जगह क्या रख दें, V अपॉन R, I की जगह पे क्या रख दें, V अपॉन में R, तो V अपॉन R रखेंगे, तो यहाँ पर देखो V की जगह I की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन R, तो आप इसे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में RT। देखो, यहाँ बहुत ही मजेदार बात समझ में आती है कि वर्क डन एक जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है और वर्क डन एक जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। मतलब एक जगह एनर्जी या वर्क डन रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध के सीधे डिपेंड कर रही है और दूसरी जगह प्रतिरोध से उल्टा डिपेंड कर रही है। तो ये कैसा हो गया भाई, उल्टी सी बात नहीं है। देखो, मैटर करता है कि कब आप किस चीज को कांस्टेंट कर रहे हैं। यहाँ पर करंट है ना, यहाँ पर क्या है, करंट है, तो जब करंट कांस्टेंट होगी, जब करंट सेम जाएगी, तब वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब रेजिस्टेंस पर सीधा डिपेंड करेगा,
सीधा निर्भर करेगा। लेकिन जैसे ही अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, कैसे क्या कांस्टेंट हो जाएगा, वोल्टेज, और अगर वोल्टेज होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो वर्क डन या फिर जो आपकी एनर्जी है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टेंस के उल्टा हो जाएगी। चलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या चीज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो, हीट एनर्जी भी हमेशा कैसे सेम हो जाती है, वर्क डन के सेम हो जाती है, तो H इज इक्वल टू W। तो जो भी अभी तीन फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं, किसके लिए पढ़े हैं, वर्क डन के लिए, वही फॉर्मूला सेम हो जाएगा हीट के लिए। तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VIT, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I²RT, और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V²/RT। अच्छा देखो, वर्क और H मतलब हीट एनर्जी और वर्क, दोनों की यूनिट क्या होती है, दोनों की यूनिट होती है जूल, दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल। कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, और यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बाद हम लोग बात करें किसकी, पावर की। कौन सा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो बात करते हैं अगर पावर की, तो पावर होता है P इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, W अपॉन में टाइम। तो जो भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला वर्क के लिए पढ़ा है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो P इज इक्वल टू वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, VIT अपॉन में T। तो T से T हट जाएगा, T से T अगर हट जाएगा तो केवल क्या मिलेगा, VI मिलेगा। तो मैं इस चीज को बार बार नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आज केवल और केवल रिवीजन क्लास है, तो डायरेक्टली पढ़ रहे हैं P इज इक्वल टू VI। दूसरा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की जगह रख देते हैं, आई की जगह क्या रख दे रहे हैं, V अपॉन आर, तो ये हो जाएगा V² अपॉन में R। फिर तीसरा P की जगह क्या रख दें, V की जगह क्या रख दें, IR, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I² टाइम्स R। तो ये तीन फॉर्मूले मिल गए आपको पावर के लिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने और पढ़ा था, उससे पहले जान लो यूनिट। तो पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात कि कभी कभी आपसे से पूछता है क्या, 1 हॉर्स पावर HP, तो 1 हॉर्स पावर क्या होता है आपका, होता है 746 वॉट। चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है उसको ध्यान से सुनना, क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वही चीज है जो आप अपने मीटरों में यूज करते हैं ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलो वाट आवर, KWH। ये KWH क्या है, ये यूनिट वाली चीज है जो आपके घरों में मीटर लगा होता है ना, जहां से आपकी रीडिंग आती है, बिल आता है, तो उस पे क्या होता है, वहां पर पावर, उस यूनिट का, उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है PT। और यहाँ पर T किस में होना चाहिए, T शुड बी इन आवर, T शुड बी क्या, इन आवर, और P शुड बी क्या, इन किलोवाट्स, ये होना चाहिए किलो वॉट्स में। अगर ऐसा होता है तो आपका जो यूनिट है, आपका जो क्या है यूनिट है, वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो 1 किलोवाट एनर्जी प्रति घंटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है आपका U इज इक्वल टू PT, जहां पर T शुड बी इन टाइम, T को टाइम में होना चाहिए और P को किस में होना चाहिए, P को होना चाहिए किलोवाट में होना चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला सेट, या पूरा का पूरा एक रिवीजन किसके लिए, चैप्टर 1 के लिए। चलो बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 शुरू होता है आपका ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट से। किससे शुरू होता है, ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट से। बहुत ही मजेदार साइंटिस्ट थे, उन्होंने आया बताया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल भाग रहा है, अगर एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, भाग रहा है, तो भागता हुआ चार्ज पार्टिकल जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, पहली चीज ये हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। और फिर ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने दूसरा चीज क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, जिसमें करंट फ्लो कर रहे हैं ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कुछ इस तरीके से था आपका। तो अगर मान लीजिए कि हमने एक ऐसा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मान लिया है और जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है आई, तो इस पे हम क्या करते थे, लोहे के छिलके, लोहे के बुरादे, लोहे का बालू, उसको ऐसे फेंक देते थे, और वो बालू जिस तरीके से अपना पैटर्न बना लेता था उसी को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कह दिया था। अगर मान लीजिए कि इस पे लोहे के बालू फेंके गए थे, तो ये बालू हमें कुछ इस तरीके से दिखा था, इस बालू ने अपने आप को खुद इस तरीके से अरेंज कर लिया था। और जब इस तरीके से अरेंज किया था, तो तुम याद करो, मैं एक रूल बताया था तुम्हें, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसलिए कुछ हंसना मत तुम लोग। हाँ मजाक कर रहा हूँ, ड्राइंग बहुत गंदी बनाता हूँ मैं, बस प्रयास करता हूँ कि बहुत ज्यादा गंदी ना बने।
चलो अच्छी बन गई है, उम्मीद से बहुत बेहतर बन गई है। चलो अगर हम लोग वायर ले लें और हमारा अंगूठा किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में हो, किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में हो, तो हमारी जो उंगलियां जिस तरीके से मुड़ी हुई हैं, जिस तरीके से क्या है मुड़ी हुई हैं, वो डायरेक्शन क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को बताता है। तो देखो अगर वायर है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, देखो इस तरीके से। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, पीछे साइड से उधर और आगे साइड से अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरीके से ना। देखो इसको समझ लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब भी कोई चीज इस तरीके से घूमती है तो ये क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज। ये क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज। और जब भी कोई चीज उल्टी घूमती है इस तरीके से तो ये क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जिसे आप कहते हैं ना। तो दो चीज याद रखना, नॉर्मली और एंटी, एक है क्लॉकवाइज और दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा कि ये उल्टा घूम रहा है, घड़ी की सुई की क्या है, उल्टी दिशा में, उसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। अभी देखो स्ट्रेट वायर के कारण ऐसा पड़ा। दूसरा क्या था कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, एक सर्कुलर वायर आ जाए। कैसा वायर आ जाए, सर्कुलर वायर आ जाए। मान लो हमारे पास सर्कुलर वायर कुछ ऐसा है और हमने इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या करंट फ्लो करना स्टार्ट करे, करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। करंट फ्लो कर रही है, इस तरीके से जा 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 रही है। देखो अब यहाँ इस वाले पोर्शन को एज अ स्ट्रेट वायर कंसीडर करो और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा, देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ चलो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है तो कुछ ऐसा लगाएंगे थंब रूल। तो देखो कैसा लगेगा, ये इधर से आ रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, इधर से अंदर जा रहा है। चलो इधर वाला पढ़ो, इधर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो देखो फिंगर कैसे मुड़ रही है, इधर से मुड़ रही है ना। तो मतलब इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, इधर से आ रही है, इधर को जा रही है। तो बीच में देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मिल गई और इधर साइड से मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर की तरफ मिल गई। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, किसके कारण, ये था मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर वायर, ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। अब यहाँ पर समझो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि अगर इस सर्कुलर वायर की कॉइल बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि घटेगी, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप दर्शाते हो बी से, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ कॉइल्स या फिर नंबर ऑफ टर्न्स एन, और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट की, आई के। आई क्या है, करंट। जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है अगर उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, नहीं, लॉजिक सी बात है भाई, बिल्कुल बढ़ेगी। इसी तरीके से प्रीवियसली यहाँ पर समझो अगर मैग्नेटिक फील्ड बी को बढ़ाएंगे, सॉरी अगर करंट आई को बढ़ाएंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि घटेगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो ये दो हो गए थे दो कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आपने इसी की बात पढ़ा था सोलेनॉइड, इसी की बात क्या पढ़ा था आपने, सोलेनॉइड। अगर तुम्हें ये सारा जो मैं लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहां पर मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बस सारी चीजों को जल्दी जल्दी समझ लो। चलो हमारे पास आ गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, ऐसा तुम्हारी स्पाइरल कॉपी जैसा या हीटर के तार जैसा, इसको कनेक्ट कर दो एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से। तो ये सोलेनॉइड बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। चलो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। देखो ऐसा समझो, अगर करंट इस तरीके से, देखो ये डायरेक्शन एस का, एस कैसे जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना, एस जा रहा है। तो ये कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर नॉर्थ एन को बनाता हूं तो एन कैसा जा रहा है, देखो एन उल्टा जा रहा है। कैसा जा रहा है, एन, एन इस तरीके से जा रहा है ना। तो अगर एन इस तरीके से जा रहा है तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कहां पे आएगा, जहां पर वायर में जो करंट है वो किस तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज है। और जहां पर वायर में करंट क्लॉकवाइज है वहां पे डायरेक्शन कैसा आएगा, साउथ, वहां पे साउथ पोल आएगा। तो देखो इस वाले पे अगर ये जा रहा है ऐसे, देखो इस तरीके से जाएगा, किस तरीके से, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बन जाएगा साउथ पोल और यहाँ पे बन जाएगा क्या, नॉर्थ पोल। तो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से कहा नीचे आ रहा है। इसमें जो फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, नॉर्थ से साउथ। अंदर कैसे होती है, अंदर होती है साउथ से नॉर्थ। अंदर कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ। अंदर कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो जाती है। ये अंदर है, मैग्नेट के अंदर फील्ड होती है साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर फील्ड होती है साउथ से नॉर्थ। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और मैग्नेटिक फील्ड बी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के। एन क्या होता है, नंबर ऑफ सोलेनॉइड की कॉइल। सोलेनॉइड की कॉइल अगर 2 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, सोलेनॉइड की कॉइल 4 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। मैं बार बार देखता हूं कि हमारी ऑडियो क्वालिटी सही जा रही है या नहीं। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सोलेनॉइड पढ़ लिया हमने, हमने सर्कुलर वायर पढ़ लिया और हमने नॉर्मल वायर पढ़ लिया। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद होता है कि अगर हम लोग किसी वायर को रख दें किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, इसमें आई कैसी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, और इसको हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की,
ये डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है किसी एंगल पर तो इस पे फोर्स लगता है, ये इस पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या, लॉरेंज फोर्स कहते हैं, या फिर क्या कह लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो उस फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू, ये होता है आई बी एल साइन थीटा, या फिर केवल आई बी एल होता है। मतलब ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर, जितना ज्यादा लेंथ उस फील्ड के अंदर होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, जितनी ज्यादा फील्ड होगी उतना ज्यादा फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, जो करंट उस वायर में फ्लो कर रही है। अच्छा चलो, इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास रूल है, कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देख रहे हो ये हमारा कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है ना, इसका क्या ओपन करना है, थंब, और क्या ओपन करना है, फर्स्ट फिंगर, और फिर क्या करना है, मिडिल फिंगर ना, ऐसे। और इसको ऐसे ओपन करना है कि ये सभी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे रहे, ये वाला ये वाला ये वाला सब एक दूसरे से कितने रहे, 90 डिग्री पे। कैसे याद रखने की ट्रिक बताया था, फादर मदर चाइल्ड। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फिर से मैंने बताया कि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग में हूं ना, अच्छा वो मजाक था क्या, हाँ तो मैं बहुत अच्छा ड्राइंग में नहीं हूँ, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि मैं बहुत अच्छी कलाकारी कर लूँ। देखो मैं भी कलाकार हूँ, तुम भी एक कलाकार और मैं भी एक कलाकार, बाकी सारी दुनिया बेकार। चलो देखो, ये है हमारी मदर, हमारी मदर नहीं मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर है ये जी फादर साहब मतलब फोर्स। और ये है कौन, ये है डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हम हमेशा कैसे कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर चार्ज मतलब क्या, करंट, चार्ज मतलब क्या, करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, करंट। कैसे याद करेंगे, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर फोर्स की डायरेक्शन, एम क्या, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है और ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन बता रहा है, करंट की डायरेक्शन बताया, तो अंगूठा है मतलब हमारा थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, किसकी डायरेक्शन को बताएगा भाई, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तुम याद करो इसी की हेल्प से तुमने क्या निकाला था, इसकी हेल्प से तुमने क्या पढ़े थे, मोटर पढ़े थे, इलेक्ट्रिक मोटर। इसकी हेल्प से तुमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मोटर। और वहां पर बताते थे कि आर्मेचर पे फोर्स किस तरीके से लग रहा है, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बताते थे। ये कौन सा रूल है हमारा, ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलो आगे बात करते हैं। इसी के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्शन लॉ। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडक्शन। चलो एक नया पेज लेते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन में कौन आ गया भाई, फैराडे साहब। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर आप इसे क्या कहते हैं, इंडक्शन कह लीजिए। इंडक्शन प्रोसेस क्या था कि अगर ऑस्टर्ड साहब ने कहा था कि चार्ज भागेगा मैग्नेट आएगा, चार्ज भागेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो फैराडे साहब ने क्या कह दिया कि मैग्नेट को भगा तो चार्ज आ जाएगा। भाई उल्टा है, अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो वापस इसी से आ सकते हो ना, लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं तो लिफ्ट से नीचे भी तो आ सकते हैं। उसी तरीके से ऑस्टर्ड ने क्या कहा कि अगर चार्ज भाग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो और फैराडे साहब ने क्या कह दिया कि ऐसा करो मैग्नेट को भगा दो, मैग्नेटिक फील्ड को भगा दो, तो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। भगाने का सेंस यहाँ पर ये नहीं है कि उसको क्लास से भगा दिया, किसी जगह से ही भगा दिया। भगाने का यहाँ सेंस है कि उसको हम लोगों ने बदल रहे हैं, उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। चलो आ जाओ, तो फैराडे के रूल पढ़ा था हमने। फैराडे का रूल क्या कहता है, इफ वी आर चेंजिंग द magnetic field or magnetic flux passing through a particular wire or passing through a particular coil, then a kind of induced EMF or induced current is generated। अगर हम लोग किसी बंद क्षेत्र से पास करने वाली गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे आप क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करते हैं, तो उस कॉइल से, उस बंद क्षेत्र से एक चुंबकीय विभव या एक चुंबकीय धारा जनरेट होती है। उसी को आप लोगों ने क्या नाम दिया था, फैराडे का रूल दिया था, जिसे आप फैराडे लॉज में पढ़ते हैं। तो थ्योरी हम लोग बात नहीं करने जा रहे हैं, यहीं पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, कि उस जो आप हम लोगों अभी ने क्या आना ना कि क्या निकलता है, वहां से एक इंड्यूस करंट निकलता है, तो उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी हम लोग को वो बताना है ना, हम लोग के लिए वो मतलब उस चीज के लिए हम लोग ये लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल। मैंने तुम्हें बताया था कि लॉजिक कभी भी बदलेगा नहीं, फिर से वही रूल है, फिर से वही ट्रिक है, फादर मदर चाइल्ड वाली। कौन सी ट्रिक, फादर मदर चाइल्ड वाली। बट यहाँ पर जो चाइल्ड है वो इंड्यूस्ड चाइल्ड हो जाता है, यहाँ पर जो चाइल्ड है वो क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड चाइल्ड होता है। और ये हो गया फोर्स, यहाँ पर फोर्स लगता रहता है, और लास्ट वाले में क्या था, फोर्स लग नहीं रहा था, या वहां पर फोर्स हमें निकालना होता है ना। तो देखो एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड, और सी फॉर क्या है, ये इंड्यूस्ड करंट हो जाता है। सी फॉर आप कह लीजिए कि करंट है, मतलब इंड्यूस्ड चाइल्ड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा राइट हैंड, कैसा राइट हैंड। फिर से वही रूल कि पहला अंगूठा और पहली उंगली और बिनर वाली उंगली को, बीच वाली उंगली को इस तरीके से करो कि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहें। तो अगर अंगूठा किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, थंब किसको दिखा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को, तो ये किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज, जिस डायरेक्शन जिस
दिशा में करंट उत्पन्न हो रही है, जिस दिशा में करंट जनरेट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में इंडक्शन हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसकी हेल्प से तुमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक जनरेटर। मुझे लगता है इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है। फ्यूज के बारे में तुम्हें पढ़ा है कि फ्यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के पहले लगाते हैं। वो क्या होता है? लेड का बना होता है, इस कारण उसकी अगर बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तुरंत निकल जाता है, जैसे हमारे सारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। एक होता है ट्रिपल पॉइंट, तुम 3 लगाते हो ना, एक आता है आपकी मेन सप्लाई, एक होता है आपका न्यूट्रल और एक होता है अर्थिंग। ये होता है फेस, ये होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थिंग। अर्थिंग हम क्यों लगाते हैं? अर्थिंग इसलिए लगाते हैं कि अगर कहीं पर करंट ज्यादा हो रही है तो वो अर्थ से जाकर न्यूट्रलाइज हो जाए, हमें झटका नहीं लगेगा, हमारे अप्लायंसेस में करंट अमाउंट ज्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से वो खराब नहीं होंगे या फिर हमें भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी, इसलिए हम क्या लगाते हैं? अर्थिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है और मैग्नेटिज्म चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब शुरू होता है लाइट। अब क्या शुरू होता है? लाइट। तो लाइट में हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ते हैं? वो है रिफ्लेक्शन। क्या रिफ्लेक्शन में कोई फॉर्मूला है? हाँ सर, एक फॉर्मूला है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप क्या कहता है? आपसे क्या कहता है कि अगर कोई भी रे, कोई भी किरण अगर आती है, किसी सरफेस से टकराती है, तो टकराकर उसी एंगल से क्या करती है? वापस चली जाती है। देखो ये हमारा सरफेस है, ये रे आ रही है और रे जा रही है, ये रे आ रही है और ये रे जा रही है। यहाँ पर जो एंगल बनता है ये होता है आई, और यहाँ पर जो एंगल बनता है आर, और इसी का रूल कहता है आई इज इक्वल टू आर। पहला रूल क्या है? पहला रूल बच्चों वाला, ये दूसरा रूल है। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि ये जो आ रही है और ये जो जा रही है और ये जो नॉर्मल, ये जो परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं और एक ही प्लेन पे होते हैं। उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया था? पहला रूल। तो पहला रूल को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चलो, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा, दूसरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं मिरर। क्या पढ़ते हैं? मिरर। और बहुत सारे मिरर हम पढ़ते हैं यहाँ पे। क्या पढ़ते हैं? बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सारे मिरर पढ़ते हैं। उसके बाद पहला मिरर कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? प्लेन मिरर। पहला मिरर कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में समझने वाली क्या बात है? प्लेन मिरर हमेशा कैसा बनाता है? प्लेन मिरर हमेशा देखना एक कैसी बनाएगा? इरेक्टेड इमेज बनाता है। कैसा बनाता है? इरेक्टेड, मतलब अपराइटेड बनाता है, यू। और कैसा बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वी। और कैसा बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाएगा और अपराइटेड इमेज होता है, और सेम साइज बनाता है। कैसा बनाता है? सेम साइज। तो एस एस यू वी, क्या? एस एस यू वी। एस एस का मतलब क्या है? सेम साइज। एस एस का मतलब क्या है? सेम साइज्ड। सेम साइज का मतलब एक ही तरीके का। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब अपराइटेड। यू का मतलब क्या है? अपराइटेड। यू का मतलब क्या है? अपराइटेड। और वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है वर्चुअल। कैसा बनाएगा? हमेशा वर्चुअल बनाता है। मिरर के अंदर होता है। क्या तुम हटते हो तो इमेज हट जाती है? हाँ, हट जाती है। नहीं हटेगी तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है बेटा। चलो, इसका मतलब प्लेन मिरर। अगर ये प्लेन मिरर है तो इसके पीछे वाला भाग क्या होगा? वर्चुअल भाग। अगर मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊं इस तरीके से, मेरा हाथ केवल इस तरफ है, उस तरफ हाथ नहीं है, और पैर उस तरफ है। अच्छा चलो, एरो बना देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। या लिख देते हैं बी। अगर बी लिखते हैं तो बी की इमेज कैसे मिलती है? ऐसे मिलती है। तो बी की इमेज ऐसे मिलती है, तो ये किस कारण मिली है? लेटरल इन्वर्जन के कारण मिली है। किसके कारण? लेटरल इन्वर्जन। ये अपराइटेड है, ये इन्वर्टेड नहीं है। इन्वर्टेड कैसा है? लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड के कारण क्या है? मेरा मुंह इधर है तो इमेज में मुंह इधर होगा। अगर मैं देख रहा हूँ पूरब की तरफ तो मेरी परछाई देखेगी पश्चिम की तरफ। अगर वो पूरब की तरफ देख ली तो समझ जाना भूत है। मेरी तो भूत होगी नहीं, मेरा जो भी होगा। चलो आगे बढ़ो। चलो दूसरा देखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? केवल प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर ये 2 मीटर पे है या फिर 1 मीटर पे है तो इमेज भी कितने पे होती है? 1 मीटर पे होती है। चलो दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं, सर्कुलर या फिर स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कितनी बातें पढ़ाई थी आपने? बहुत पढ़ी बातें पढ़ी थी ना। स्फेरिकल मिरर, इसको क्या हो रहा है भाई? भूत पकड़ लिया क्या? चलो, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कितने कितने मिरर पढ़े थे? 2 मिरर पढ़े थे। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा, मिरर में कौन सा काम का है? दोनों काम के हैं बेटा। लेकिन ज्यादा जहां कहाँ पढ़ना है? ज्यादा पढ़ना है सर कॉनकेव मिरर को। मिरर में किसमें ज्यादा पढ़ना है? कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर कैसा? कन्वर्जिंग मिरर की डाइवर्जिंग मिरर? कॉनकेव मिरर होता है सर कन्वर्जिंग। कॉनकेव कैसा है? कन्वर्जिंग। कॉनकेव कैसा है? कन्वर्जिंग। हाँ, मिरर में भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। चलो, कॉन्वेक्स मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग। लेंस में यही सारी चीजें क्या हो जाती हैं? उल्टी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? उल्टी हो जाती हैं। चलो बात पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है कि इसका ऐसा जो ये उभरा वाला पोर्शन है इसको हम लोग पेंट कर देते हैं। उभरे वाले पोर्शन क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। उभरे वाले पोर्शन को क्या कर दिया गया है? पेंट कर दिया गया है। चलो इसको थोड़ा इधर लाता हूँ भाई, सेंटर में लाते हैं। और एक लाइन ऐसे बीच में से इसका पेट फाड़ दो। इसका पेट क्या कर दो? फाड़ दो।
इसका पेट फाड़ दो, यहाँ पे बना पोल, यहाँ पे क्या बन जाता है पोल, यहाँ पे होता है इसका क्या फोकस, और यहाँ पे क्या होता है इसका 2f जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। चलो इसकी पोजीशन बनाते हैं, इसकी क्या बनाते हैं पोजीशन बनाते हैं। पोजीशन में देखो एक इनफाइनाइट पे, पहली पोजीशन इनफाइनाइट पे, दूसरी पोजीशन इनफाइनाइट और सी के बीच में बनाते हैं, तीसरी पोजीशन सी पे बनाते हैं, चौथी पोजीशन सी और एफ के बीच में बनाते हैं, पांचवी पोजीशन एफ पे बनाते हैं, और छठवीं पोजीशन एफ और पी के बीच में बनाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर पहले पे है ऑब्जेक्ट, अगर पहले पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां जाएगी, इमेज जाएगी फोकस पे एट एफ, एट एफ। ये है क्या ऑब्जेक्ट की, ये है क्या ऑब्जेक्ट की, ये है क्या इमेज के लिए, ये है क्या इमेज के लिए, और यहां पर मैं बता रहा हूं क्या प्रॉपर्टी, यहां पे मैं क्या बता रहा हूं उस इमेज की प्रॉपर्टी। सुनते जाना, 1 मिनट में पूरा खत्म होगा, ध्यान से सुनना भाई। अगर ऑब्जेक्ट एक पे है मतलब इनफाइनाइट पे है, कहां पे है इनफाइनाइट पे है, तो उसकी इमेज कहां पे जाएगी फोकस पे जाएगी, कहां पे आएगी फोकस पे आएगी। कैसी आएगी, कैसी आएगी, SIR आएगी सर। SIR क्या है भाई, SIR है S है स्मॉलर, I है इन्वर्टेड और R है रियल। S है स्मॉलर, I है इन्वर्टेड और R है क्या रियल। दूसरा, अगर दूसरे पे आ जाएगी, दूसरे का मतलब क्या है बिटवीन C और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और C के बीच में, इनफाइनाइट और C के बीच में आएगी तो इमेज कहां आएगी, देखो ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा, इमेज मिरर से दूर जाएगी। अगर ये इनफाइनाइट पे था फोकस पे आ रहा है, तो अगर ये इधर बढ़ा तो इमेज किधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, तो कहां मिलेगा बिटवीन C और F, बिटवीन C एंड F। ये फेयर एंड लवली वाला एंड है भाई। चलो इमेज कैसी होगी इसकी, इमेज भी SIR ही होगी, स्मॉलर इन्वर्टेड और रियल। चलो थोड़ा इधर कर लेते हैं। अगर तीसरे पोजीशन पे आ जाएगा, तीसरे पोजीशन, तीसरा पोजीशन का मतलब क्या है एट C, कहां पे है एट C, तो इमेज कहां मिलेगी एट C, वहीं पर मिल जाएगी। और वहीं पर कैसे मिलेगी SSIR मिलेगी। SSIR का मतलब क्या होता है सेम साइज इन्वर्टेड और रियल। चौथा पोजीशन, चौथा कहां है C और F के बीच में, चौथा कहां है C और F के बीच में, देखो यहां पे है, तो इसकी इमेज कहां मिलेगी बिटवीन इनफाइनाइट एंड C, इनफाइनाइट एंड C के बीच में मिलेगी। कैसी मिलेगी भाई ध्यान से बताओ, कैसी मिलेगी LIR मिलेगी, LIR मिलेगी, लार्जर इन्वर्टेड और रियल मिलेगी। पांचवा पोजीशन, पांचवा पोजीशन क्या है फोकस है, पांचवा पोजीशन अगर फोकस है तो इमेज कहां जाएगी एट इनफाइनाइट जाएगी, और कैसी मिलेगी लार्जर इन्वर्टेड और रियल मिलेगी। छठवां पोजीशन बहुत ही मजेदार पोजीशन, छठवां और बहुत ही मजेदार, ये क्या होता है एक ही सिचुएशन ऐसी है और एक ही ऐसा मिरर है जो बनाएगा क्या ऐसी इमेज जो है वर्चुअल और जो है बड़ी। देखो वर्चुअल सब बनाएंगे, वर्चुअल कॉनकेव भी बनाएगा, कॉन्वेक्स भी बनाएगा, प्लेन भी बनाएगा, लेकिन बड़ा वर्चुअल केवल एक ही बनाएगा, बड़ा वर्चुअल केवल एक ही बनाएगा। वो कौन है कॉनकेव। वो कहां बनाता है पीछे बनाता है, यहां कहीं बना देता है। और कैसा बनाता है वर्चुअल बनाता है, कैसा बनाता है वर्चुअल बनाता है। तो इसको ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहां छठवां पोजीशन क्या हो जाएगा बियॉन्ड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। और कैसा होता है ये होता है LUV लार्जर अपराइटेड वर्चुअल। क्या होता है LUV लार्जर अपराइटेड और वर्चुअल। चलो इसके बाद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये है हमारा कॉन्वेक्स। चलो थोड़ा इसको ऐसे करते हैं। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं एक नया पेज लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या होता है अंदर वाले भाग को पेंटेट कर देते हैं, अंदर वाले भाग को पेंटेट कर देते हैं तो जितनी भी सारी चीजें रहती हैं इसका पेट फाड़ने के बाद वो कहां चली जाती हैं, सारी चीजें कहां गई राइट साइड चली गई। फोकस कहां आ गया राइट साइड आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां गया राइट साइड आ गया, ये है पोल। अब इसमें कहीं पे भी रख दो 1 2 3 4, कहीं पे भी मान लो इधर कहीं पे भी इमेज ऑब्जेक्ट को रख दो, इसकी इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही आएगी, यहीं कहीं आएगी, यहीं कहीं आएगी। और कैसी आएगी SUV आएगी, स्मॉलर आएगी, अपराइटेड आएगी और वर्चुअल आएगी। कैसी आएगी स्मॉलर आएगी, अपराइटेड आएगी और वर्चुअल आएगी। कैसी आएगी स्मॉलर अपराइटेड और वर्चुअल। ये क्या है कॉन्वेक्स, ये क्या है कॉन्वेक्स। और पीछे वाला क्या था कॉनकेव, पीछे वाला क्या था भाई ये था आपका कॉनकेव। चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग क्या साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत ही मजेदार चीज होती है साइन कन्वेंशन, और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तुम रो देते हो साइन कन्वेंशन में, क्या कर देते हो रो देते हो। तो साइन कन्वेंशन चलो 2 बनाते हैं, इसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं लिस्ट। हमारे पास है क्या कॉन्वेक्स, हमारे पास है क्या कॉन्वेक्स। दूसरा क्या है हमारे पास कॉनकेव, दूसरा क्या है हमारे पास कॉनकेव। सबसे पहले लिखेंगे फोकस। देखो एक्स, कॉन्वेक्स के लास्ट में क्या है एक्स, तो फोकस पॉजिटिव। कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव। एक याद रख लो दूसरा क्लियर हो जाएगा। यू, यू दोनों के लिए नेगेटिव, यू दोनों के लिए नेगेटिव। ध्यान देना यू दोनों के लिए क्या होती है नेगेटिव। वी मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, वी का मतलब क्या पोजीशन ऑफ इमेज। देखो कॉन्वेक्स क्या बनाता है वर्चुअल, वर्चुअल के लिए हमेशा पॉजिटिव। और कॉनकेव क्या बनाता है वर्चुअल और रियल दोनों। जब भी रियल होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव फॉर रियल, नेगेटिव फॉर रियल और पॉजिटिव फॉर वर्चुअल,
पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। ध्यान रहे इससे अलावा कोई भी नया रूल नहीं है। हाइट ऑफ, अगर इस लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस को पॉजिटिव कंसीडर करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डिस्टेंस को नेगेटिव कंसीडर करोगे। चलो इस मिरर को लेकर के कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने? अगर याद करो, मिरर फॉर्मूला पढ़ा था तुमने 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर के लिए पढ़ा था भाई। ये किसके लिए पढ़ा था? मिरर के लिए। लेंस के लिए हो जाता है 1/v माइनस 1/u हो जाता है। और अगर 1/v प्लस 1/u है, अगर यहीं पर हम लोग क्या पढ़ लें, मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला देख लें। किसका फॉर्मूला देख लें? मैग्निफिकेशन। किसके लिए देख लें भाई? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस में v अपॉन u होता है, या फिर इसी को आप क्या कहते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। मैग्निफिकेशन पढ़ लिया आप और मिरर का फॉर्मूला पढ़ लिया। मुझे लगता है मिरर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलो इसके बाद क्या पढ़ते हैं? लेंस। इसके बाद क्या आ जाता है? लेंस। कुछ छूट तो नहीं रहा है? कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं 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 छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। चलो लेंस की बात करते हैं। लेंस भी दो टाइप का पढ़ा था। लेंस कितने टाइप का पढ़ा था? दो टाइप का पढ़ा था। एक था क्या? कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा क्या था? क्या? कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। एक था कॉन्वेक्स, दूसरा क्या था? कॉनकेव। दूसरा क्या था? कॉनकेव। कॉनकेव को क्या कहते हो? अवतल। कॉनकेव को क्या कहते हो? अवतल। और कॉन्वेक्स को क्या कहते हो? उत्तल। चलो कैसा बनता है? ये बनता था आंख की तरह, सीधी आंख कॉन्वेक्स लेंस, और ऐसे बेकार सी आंख मुर्गे की आंख कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स सीधी आंख और मुर्गे की आंख कॉनकेव। चलो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? लेंस की प्रॉपर्टी। कॉन्वेक्स, चलो सबसे पहले एक बात यहीं पे देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या है आपका? कन्वर्जिंग है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग। और कॉनकेव लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग। कॉनकेव लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग। मतलब जितनी रेज आती हैं उनको एक जगह इकट्ठा करता है कौन? कॉन्वेक्स। और जितनी रेज आती हैं सबको भगाता है कौन? कॉनकेव। चलो अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन किसकी हेल्प से देखते हैं? कॉन्वेक्स। मैंने तुमको पहले ही बताया है कि कॉन्वेक्स जितना लेंस है उतना सारा इमेज और सारी प्रॉपर्टी आ जाती है किसकी? कॉनकेव मिरर की। चलो देखो ये है फोकस, ये है क्या? 2f, और f1 डाल दो यहाँ पे, f1 डाल दो यहाँ पे है फोकस 2, और ये है 2f2। चलो 1 और 1 डैश मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 और 1 डैश। देखो इनफाइनाइट को 1, इसकी इमेज कहाँ जाएगी? 1 डैश पे। इनफाइनाइट को 1, इमेज कहाँ गई? 1 डैश पे गई। कैसी गई? सेम प्रॉपर्टी कैसी गई? SIR, स्मॉलर इन्वर्टेड रियल। चलो 2 इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में, इनफाइनाइट और 2fn के बीच में इमेज कहाँ जाएगी? बताओ इमेज कहाँ जाएगी? f2 और 2f2 के बीच में। ये 2 डैश, ये क्या हो गई? 2 डैश। डैश वाला इमेज को बता रहा है, डैश वाला किसको बता रहा है? इमेज को बता रहा है। इमेज कैसी होगी? SIR। चलो तीसरा, तीसरा एड 2f1, तो तीसरा 2f1 पे होगी, तो इमेज कहाँ होगी? 3 डैश एट 2f2 कैसी होगी? SSIR होगी। SSIR का मतलब सेम साइज इन्वर्टेड और रियल। चौथा, चलो थोड़ा कलर बदलते हैं और मजेदार बनाते हैं इसको। कलर बदल दिया, ये वाला कलर ले लेते हैं। चलो आ जाओ। चौथा, चौथी ये पोजीशन 2f1 और f1 के बीच में कहाँ जाएगी? बियॉन्ड 2f2 जाएगी। ये 4 डैश आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? LIR आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? LIR आ जाएगा। पांचवा f1 पर, पांचवा f1 पर कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो 5 डैश, और कैसी आ जाएगी? LIR आ जाएगी। छठवां एक बहुत ही मजेदार है कि अगर यहाँ पर आ जाता है तो इसकी इमेज आ जाती है पीछे साइड 6 डैश, और ये कैसा हो जाता है? ये हो जाता है LUV। LUV लार्जर अपराइटेड और वर्चुअल। ये एक ऐसा लेंस है जो क्या बनाता है? वर्चुअल। कैसा वर्चुअल? बड़ा। तुम्हें याद होगा एक छोटा सा सिंपल माइक्रोस्कोप लेते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं कहते, उसे क्या कहते हो जो तुम लोग यूज करते हो, छोटा सा होता है, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल देखने टाइम यूज करते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हो जिसको। कुछ ऐसा होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। चलो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर हैंडल लगी होती है, यहाँ पर ग्लास होता है, इसके पीछे देखते हो अगर छोटा ए होता है तो बड़ा सा ए दिखने लगता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। चलो आगे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आगे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉनकेव लेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी क्या कर दो, कहीं पर भी रख दो, इसको हमेशा क्या बनाना है? SUV ही बनाना है। SUV ही बनाना है, स्मॉलर अपराइटेड और वर्चुअल ही बनाना है। तो लेंस की ये दो बातें क्लियर हो गई। चलो लेंस के लिए फॉर्मूला देखते हैं। लेंस के लिए क्या देखते हैं? फॉर्मूला। तो लेंस का फॉर्मूला तुम लोगों ने पहले क्या देखा है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाता है। फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो m इज इक्वल टू HI/ho, ये तो जानते ही हो, और ये हो जाता है v/u। जो अभी तक माइनस v/u पढ़ते थे उसकी जगह क्या हो जाता है? v/u। यहाँ पर एक नया चीज आता है, पावर ऑफ अ लेंस।
तो जो लेंस की पावर होती है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं P इज इक्वल टू 1/f। और ये ऐसा कब होगा, जब ये मीटर में होगा, इन मीटर। और अगर यही सेंटीमीटर में हो जाएगा फोकस तो इसको लिख देंगे आप f को किस में, इन सेंटीमीटर। चलो अब एक बात, एक मजेदार बताओ तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से। अब ध्यान से सुनना, साइन कन्वेंशन फिर से पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, फिर से पढ़ते हैं, सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। कॉन्वेक्स और क्या है ये, कॉनकेव। देखो कॉन्वेक्स के लिए फोकस, कॉन्वेक्स के लिए फोकस एक्स है, लास्ट में क्या है, एक्स है, तो एक्स का मतलब पॉजिटिव। एक्स का मतलब पॉजिटिव मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक्स उसी तरह बनता है ना, एक्स को बनाकर थोड़ा सा सीधा कर दो तो पॉजिटिव। कॉनकेव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यू की वैल्यू दोनों के लिए नेगेटिव, वी की वैल्यू जब कॉन्वेक्स होगा, जब क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो यहां पर वी की वैल्यू बदल जाती है पॉजिटिव फॉर रियल और नेगेटिव फॉर वर्चुअल। यहां पर वी की वैल्यू के साथ थोड़ा सा और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो थोड़ा सा इसे मैं यहां पर ऐसे बना दूं, ये होगा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल। तो देखो पी मतलब पावर, पावर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो किस, कौन सा लेंस होगा, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव है तो कैसा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा, नेगेटिव है तो कौन सा, कॉनकेव लेंस। इतनी बातें क्लियर है तुम्हें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ह्यूमन आई आ गया, चलो पीछे चलते हैं। एक और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, क्या पढ़ा था तुमने, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जब लेंसों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मान लो कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के लेंसेज हैं, डिफरेंट टाइप के लेंसेज हैं, मान लो यहाँ पर क्या है, कॉनकेव भी जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे लेंस है, तो इनकी जो टोटल पावर होती है P इज इक्वल टू हो जाती है P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 सो ऑन एन तक, जितने भी होंगे लगा देना। तो 1/f हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 और डॉट 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 सो ऑन, जहां तक भी जाना होगा लगा देना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन आई। देखो ह्यूमन आई का मैंने तुम्हें बहुत अच्छा सा डायग्राम दे दिया है, तुम्हें पता है कि सारी इमेज यहाँ रेटिना पे बनती है। ये होता है हमारा लेंस, कैसा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। इसका थ्योरम थ्योरम कह रहा हूँ, इसकी थ्योरी पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी लिखने को दे देता है कि ह्यूमन आई क्या है। बट इससे अच्छा है कि अगर न्यूमेरिकल आया है, न्यूमेरिकल की समझ है, फॉर्मुले की समझ है, तो न्यूमेरिकल लगा दो, ह्यूमन आई को लिखने की जरूरत नहीं है, समय बचेगा, आसानी पड़ेगी और अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि थ्योरी पे नंबर कट सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल पे अगर सही न्यूमेरिकल किया तुमने तो कभी भी नंबर कट नहीं सकता है। चलो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर आज सुपर फास्ट ट्रेन हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो को जल्दी खत्म करना है, रिवीजन जल्दी से करना है, इसलिए थोड़ा सा तेज पढ़ाना पड़ रहा है। चलो मायोपिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मायोपिया। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है कि रेज यहाँ पर आंख के पहले, रेटिना के पहले गिर रही हैं। देखो ये जो पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, बॉल बनाई थी, यहाँ रेटिना है तो रेटिना के पहले ही रेज गिर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, रेज को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे, कॉनकेव। क्या लगाएंगे, कॉनकेव। इसमें क्या होता है, पास का दिखेगा, पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या है कि दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लगा करके क्या कर रहे हैं, रेस को दबा रहे हैं, रेस को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। और इस वाले में क्या कर रहे थे, रेस को फैला रहे थे, रेस को क्या कर रहे थे, फैला रहे थे, क्योंकि ये क्या नियर साइटेड आई है भाई, रेस पहले ही गिर जा रही है, तो रेस को दूर करेंगे तभी तो मिलेगा। और यहाँ पर क्या, रेस पीछे चली जा रही है, तो उस कॉन्वेक्स लगा के उसको दबाएंगे, आगे करेंगे ना, तो रेटिना पे लाएंगे। प्रेस बायोपिया क्या होती है कि इसमें दोनों लगाते हैं। तुम्हारे दादाजी का चश्मा, दादाजी के चश्मे कैसे होते हैं, ऐसा, ऊपर क्या होता है कॉनकेव, नीचे क्या होता है कॉन्वेक्स। नीचे वाले से पढ़ते हैं, ऊपर वाले से घूरते हैं, ऐसे देखते हैं, नीचे वाले से पढ़ते हैं। तो यहां तक तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा तुम्हारे चैप्टर में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो भी चीजें मैंने लिखी है, जितना चीज तुम यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर, देखो कितनी स्लाइड बन गई। अगर तुम्हें ये सारी स्लाइड्स चाहिए तो इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। पूरी क्लास नियरली तुम्हारी 25 मिनट में हो चुकी है, मुझे तो जहां तक लग रहा है, थोड़ी सी लंबी चली गई, पर कोई बात नहीं। अगर तुमने पूरी क्लास को समझ लिया तो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। नियरली आधे घंटे में मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर दी है। बहुत ही मजेदार क्लास हुई, और अपने दोस्तों को शेयर करो, बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो तुम्हारे एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई जारी रखते रहिए, धन्यवाद।